एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, अगर आप एमए फर्स्ट ईयर में हैं और आपने शिक्षा शास्त्र ले रखा है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि वीडियो में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है और वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी होने वाला है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में। ये प्रश्न पत्र आपका शिक्षा शास्त्र का दूसरा प्रश्न पत्र है। इसका नाम है शिक्षा के मनोवैज्ञानिक आधार। उसके अंतर्गत हमें पढ़ना पड़ता है एक पॉइंट, क्या शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति क्या है। तो शिक्षा मनोविज्ञान की मेरे प्यारे दोस्त जो प्रकृति है वो एक विज्ञान के रूप में माना जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान के रूप में माना जाता है। तो इन्हीं चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे कि क्यों इसे विज्ञान के रूप में माना जाता है, क्या कारण है, कौन सी बातें हैं जिनके कारण हम शिक्षा मनोविज्ञान को एक विज्ञान के रूप में क्या करते हैं मेरे प्यारे दोस्त, स्वीकार करते हैं। तो इन्हीं चीज़ों के बारे में चर्चा होने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगर आपने इसके पहले की क्लासें नहीं देखी मेरे प्यारे दोस्त तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई, पहले आप जाके उन चीज़ों को देख लीजिए। फिर इन चीज़ों को देखेंगे तो काफ़ी अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। बात करें कोई भी विषय या शास्त्र, मतलब कोई भी सब्जेक्ट हो या फिर शास्त्र हो, क्या हो जाता है, विज्ञान तभी कहा जाता है जबकि उसके अंतर्गत वैज्ञानिक पद्धतियों के द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जाता हो। ठीक है, जब उसका क्या हम करते हैं, साइंटिफिक मेथड से किसी को ज्ञान प्राप्त कराते हैं या ज्ञान प्राप्त करते हैं, जिस विषय या शास्त्र को, उसी को हम क्या कह देते हैं, विज्ञान कह देते हैं। ठीक है, ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, चलिए देखते हैं। शिक्षा विशेषज्ञों का विचार है कि शिक्षा मनोविज्ञान अपनी विभिन्न खोजों के लिए वैज्ञानिक पद्धतियों का क्या करता है मेरे प्यारे दोस्त, प्रयोग करता है। उनसे उसे, यहाँ पे उसे नहीं उन्हें होना चाहिए, उन्हें जो निष्कर्ष प्राप्त होते हैं उनके आधार पर शिक्षा की समस्याओं का समाधान करते हैं। मतलब जो अब जैसे उन लोगों ने क्या किया कि जैसे शिक्षा मनोविज्ञान है उस पर विभिन्न खोजें की, किसके आधार पे, वैज्ञानिक पद्धतियों के आधार पे। ठीक है, उन्होंने क्या किया, खोजें की। अब उनसे जो उन्हें निष्कर्ष प्राप्त हुआ उनका भी क्या करते हैं, उनसे जो समस्याएं सामने आती हैं, जैसे बहुत सारी चीज़ें शिक्षा में बहुत सारी समस्याएं में सामने में आती हैं। कुछ बालक होते हैं मंद बुद्धि के, कुछ तीव्र बुद्धि के, कुछ सामान्य बुद्धि के, कुछ बालक होते हैं जिनकी रुचि अलग अलग होती है। तो इन सारी तरीकों की जो समस्याएं आती हैं, इनका समाधान भी किस तरीके से करता है, वैज्ञानिक पद्धति से ही करता है, और साथ ही छात्रों की उपलब्धियों के संबंध में भविष्यवाणी भी करता है। तो जिस तरीके से क्या करता है, पहले उन लोगों को, बच्चों का जो आप एक तरीके से समझ सकते हैं, उन बच्चों के बारे में अध्ययन कर लेता है कि बालक की रुचि क्या है, कितना कुशल है, उसकी बुद्धि कैसी है, तीव्र है, मंद है, सामान्य है। इन सारी चीज़ों के बारे में जब वो गहनता से अध्ययन कर लेता है मेरे प्यारे दोस्त, तो वो क्या कर सकता है, भविष्यवाणी कर सकता है कि बालक आगे चल के क्या बन सकता है, क्या बनेगा। इन सारी चीज़ों के बारे में वह बता सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जिस प्रकार एक वैज्ञानिक विभिन्न तथ्यों का निरीक्षण एवं परीक्षण कर उसके संबंध में निष्कर्ष निकालकर सामान्य नियम प्रतिपादित करता है, उसी प्रकार शिक्षा कक्षा की किसी समस्या का अध्ययन एवं विश्लेषण कर उसका हल करने का उपाय निश्चित करता है। मतलब कह रहे हैं कि जिस तरीके से हम देखते हैं, कोई वैज्ञानिक होता है तो वो कोई तथ्य ले लेता है, उसका निरीक्षण और परीक्षण करता है। ठीक है, निरीक्षण परीक्षण करने के बाद फिर क्या करता है, उनका निष्कर्ष निकालता है, और जब निष्कर्ष उसके सामने निकल के आता है तो वो एक सामान्य सा क्या कर देता है, नियम प्रतिपादित कर देता है। मतलब एक नियम लिख देता है, एक सिद्धांत लिख देता है। ठीक है, उसी प्रकार जो शिक्षक होता है वो कक्षा में जो समस्याएं आ रही हैं, ठीक है, जो समस्याएं आ रही हैं कि कुछ बालक होते हैं जिनको आगे बिठाना पड़ता है, कुछ को पीछे बिठाना पड़ता है। कोई बालक होता है एक बार में समझ जाता, कोई दो चार बार में समझ पाता है। ठीक है, कोई बालक होते हैं जिनकी दृष्टि कमजोर होती है, उनको और मतलब दूर दृष्टि, निकट दृष्टि दोष, विकलांग होते हैं। तो ये सारी तरीके की बहुत सारी समस्याएं आती हैं शिक्षक के सामने। तो उनका वो क्या करता है मेरे प्यारे दोस्त, अध्ययन करता है, और उसके बाद विश्लेषण, जिसका मतलब होता है एनालिसिस, ठीक है, वो करता है। उसके बाद उसका क्या करता है, उपाय ढूंढता है और उपाय निश्चित करता है। यही कह रहे हैं, यहाँ पे बताने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, उसी इस प्रकार वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करने के कारण शिक्षा मनोविज्ञान को वैज्ञानिक प्रकृति मानी जाती है। तो हम देख सकते हैं कि ये सभी तरीके से क्या वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग कर रहे हैं, पढ़ाने में भी और बच्चों का अध्ययन करने में भी। तो जब सब जगह पे ये वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग कर रहे हैं, इसी के कारण हम क्या मान लेते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान की जो प्रकृति है वो कौन सी है, वैज्ञानिक प्रकृति है। इस संदर्भ में दो विद्वानों के अधोलेखित कथन उल्लेखनीय हैं, और इसी संबंध में जो इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने पढ़ा है, इन्हीं के संबंध में आपके दो वैज्ञानिक ऐसे हुए हैं जिन्होंने कुछ अपनी बातों को रखा है। जैसे पहले आ जाते हैं क्रो एवं क्रो।
क्रो एंड क्रो ने क्या कहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान को व्यवहारिक विज्ञान माना जा सकता है। मतलब कह रहे हैं जो शिक्षा मनोविज्ञान है इसको हम एक व्यवहारिक विज्ञान के रूप में मान सकते हैं, क्योंकि वह मानव व्यवहार के संबंध में वैज्ञानिक पद्धति से, मतलब क्या, जो मानव का व्यवहार है उसके संबंध में वैज्ञानिक पद्धति से, मतलब साइंटिफिक मेथड से क्या करता है, निश्चित किए गए सिद्धांतों एवं तथ्यों के अनुसार सीखने की व्याख्या करने का प्रयत्न करता है। मतलब जो बालक है, जो मनुष्य है, उसको किस प्रकार से सीखना है और किस तरीके से किसी चीज़ को ग्रहण करता है, उसके सिद्धांतों और तथ्यों का क्या करता है मेरे प्यारे दोस्त, व्याख्या करता है, प्रयत्न करता है। कौन? मनोविज्ञान करता है। और ऐसा कौन कहते हैं? आपके क्रो एंड क्रो जी कहते हैं। ठीक है, अगले जो आपके आ जाते हैं वो आ जाते हैं सारी एवं टेलफोर्ड। सारी एंड टेलफोर्ड ने क्या कहा है मेरे प्यारे दोस्त? उन्होंने कहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान अपनी खोज के प्रमुख उपकरणों के साथ में विज्ञान की विधियों का प्रयोग करता है। मतलब कह रहे हैं कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है, जब वो अपनी खोज करता है तो प्रमुख उपकरण कुछ जिनका उपयोग करता है, उनके साथ में क्या करता है, वैज्ञानिक विधियां जो हैं, जो साइंटिफिक मेथड हैं, उनका भी उपयोग करता है। किसमें? अपनी खोजों में। इसीलिए क्या शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक मानी जाती है। ऐसा किसका मानना है? तो सारी एंड टेलफोर्ड का मानना है। तो आई होप मेरे प्यारे दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर क्लियर हो गई हैं तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो। ऐसे ही चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल वाला बेल आइकन दबा देना, जिससे कि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करा करोगे। ठीक है, चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं नए जोश नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।